दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हैं, चाहे अब विक्टिम कार्ड खेले या ना खेले, अब इसकी चिंता नहीं है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आदेश दे सकता है, क्योंकि मामला न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों का है, मामला एसआईआर में दखलंदाजी का है। और अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जब ये खुद टिप्पणी कर रहे हैं कि जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों को, जिसमें कि वर्तमान जज भी थे और रिटायर्ड जज भी, जिसमें महिला जज भी थी, मालदा में उनको 8 से 9 घंटे बंधक बनाया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई है। और सीजेआई ने कहा कि मैं रात के 2 बजे तक सोया नहीं, मामले को खुद देख रहा था। कल्पना करिए कि जजों को घेरा गया था और जजों के घेरने पर जो जज थे, जिसमें हाई कोर्ट के जज भी थे, वो डीएम को फोन करते हैं, राज्य के डीजीपी को फोन करते हैं, उन तक मदद नहीं पहुंचती। मतलब क्लियरेंस कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने, लोकल पुलिस का थाना बिल्कुल बराबर में था, कोई काम नहीं किया। ये सारी बातें, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को नोटिस दिया है और उन्होंने कहा इस पूरे मामले को हमारी टेबल पर लाओ। मुझे लगता है कि इस मामले में जब टेबल पर मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, तो सवाल ये भी उठेगा कि आज न्यायपालिका के लोगों को घेराव किया गया, उनके जान पर बन गई, तब आप एक्शन में आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हर चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, हर चुनाव में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट में बार बार हर सुनवाई पर बीजेपी ये कहती रही, बीजेपी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए, कि बंगाल के हालात खराब हैं, टीएमसी की मिलीभगत है, गुंडागर्दी हो रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान पर जू नहीं रहेंगी। अब आप देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता मरे तो मरे, आरएसएस के कार्यकर्ता मरे तो मरे, सुप्रीम कोर्ट ने कतई कभी भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि पहले के जजों में और आज के जज में फर्क भी है। जो आज सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उनका कुछ अलग नेचर है, पहले वाले जजों का अलग रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन हालातों को कौन नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी को सारे के सारी पब्लिक पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी से त्रस्त हैं, ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं उनको वोट तो डालने नहीं दिया जाता। जो वोट डाल देगा उसको बाद में जीने नहीं दिया जाता। इसकी गारंटी कौन लेगा? और इसीलिए आम पब्लिक की मांग है कि पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उससे क्या होगा? आप कहेंगे चुनाव की घोषणा हो गई, सारे आदेश अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग के चुनाव आयोग दे रहा है, राज्य की ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं है। नहीं जी, अभी भी जो मंत्री हैं वो मंत्री हैं, अभी भी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो मुख्यमंत्री है, और प्रोटोकॉल के जरिए उनको सारी सुरक्षा और सारी चीजें मिली हुई है। अभी भी उन्हीं के आदेश पर काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग किए हैं। चुनाव आयोग अभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस को तो यही पता है कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री है। उनके जो मंत्री हैं, अभी तो एक और खुलासा हुआ है कि अभी चुनाव की घोषणा होने के जस्ट कुछ घंटे पहले 100 से ऊपर लोगों को, टीएमसी से जुड़े हुए, उनको सुरक्षा दी गई है। पुलिस की सुरक्षा दे दी, यानी गुंडागर्दी करने की पूरी छूट दे दी, पुलिस की प्रोटेक्शन दे दी। क्यों सुरक्षा दी गई, किस लिए दी गई, इसके मामले में राज्य के डीजीपी को चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा करने को कहा है। और चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे सभी लोगों की समीक्षा की जाए जिसको चुनाव घोषणा होने के कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ घंटे पहले, उनको जो सुरक्षा दी गई है, ये क्यों दी गई। अब आप इस बात को ही देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा, आज की डेट में बंगाल के अंदर जो पब्लिक है वो चाहती है ममता बनर्जी हटे। और जो एक बात लग रही थी कि ममता बनर्जी को कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का चांस मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा। मेरे पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि अब जनता ये चाहती है कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, वो गुंडागर्दी अब युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और अब तो जजों के साथ, इससे भद्र लोग परेशान हैं। तो सब चाहते हैं कि जो टीएमसी का गुंडा है ये किसी तरह रुके। आप देखिए, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि टीएमसी के नेता, उनका जो गुंडा तत्व है, लोग बता रहे हैं बंगाल के
कि गली मोहल्ले में टीएमसी से जुड़े हुए गुंडे हैं, उनका काम यही है घर घर में जाके लोगों को धमकाना, वोट डालने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कम से कम उनके पीछे जो बैक है, एक मोरल ग्राउंड पर उनको ये लगेगा कि अब टीएमसी की सरकार नहीं है, अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है, अब जो उनके नेता हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं अब उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। ये जो एक फर्क पड़ेगा इस बात से, उसका बहुत बड़ा असर जनता पर पड़ेगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोग ईमानदारी से अपना वोट कास्ट करेंगे। हालांकि पुलिस तो वही रहेगी, लेकिन फिर राज्यपाल के पास जो आएगी सारी ताकत, वो चाहेंगे तो केंद्रीय फोर्स को ताकत देंगे अपने हिसाब से। बूथ के अंदर केंद्रीय फोर्स को लगा सकते हैं, ये राज्यपाल की अपनी पावर है। जिस समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल को सारी पावर मिलती है और वो अपने हिसाब से बीएसएफ को इस्तेमाल करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, कहीं एसएसबी को इस्तेमाल करेंगे, कहीं सीएपीएफ को करेंगे, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज की डेट में ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, जब तक राज्य की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की उन्हीं से जवाबदेही है और इसीलिए अब जनता ये मांग कर रही है। जब एक नेता 2047 का सपना देखता है और दूसरा उसे जमीन पर उतारने का संकल्प लेता है, तब इतिहास बनता है। दिल्ली से उठी विकसित भारत की पुकार और लखनऊ से मिला उसे रफ्तार देने वाला नेतृत्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प है। यही है नए भारत की सबसे बड़ी ताकत, विजन भी, एक्शन भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का ये उत्तर प्रदेश संस्करण देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यूपी को सबसे आगे खड़ा करने का संकल्प है। भारत को 2047 तक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन के साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। योगी मॉडल विजन से ग्राउंड तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विजन को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का मिशन बना दिया। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ, 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय 25 लाख तक और इसके लिए करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ रेट। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक नया आर्थिक इतिहास लिखने की तैयारी है। जन भागीदारी, 98 लाख आवाजों का विजन। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता की भागीदारी। करीब 98 लाख सुझाव, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर हर क्षेत्र से, और इन सुझावों को सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि आईआईटी कानपुर की मदद से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर एक प्रैक्टिकल, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ, नई यूपी की नींव। ये महाअभियान के 3 मजबूत स्तंभ है। अर्थशक्ति यानी तेज आर्थिक विकास, जनशक्ति यानी हर नागरिक केंद्र में, जीवन शक्ति यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता। यानी विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। और इसी के साथ मोदी का विजन, योगी का एक्शन, 2047 का सपना अब दूर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तैयार है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। कि भाई अब तो खुद जो सीजेआई हैं वो भुक्तभोगी हैं कि न्यायपालिका के लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और ये पहली बार नहीं है। जिस तरह से ममता बनर्जी के टीएमसी के लोग लगातार न्यायपालिका को डराते धमकाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ममता बनर्जी के विरुद्ध, यानी जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ था, ताज्जुब हुआ था मुझे भी कि जब सुप्रीम कोर्ट में वह केस पहुंचा था ईडी का,
तो सुप्रीम कोर्ट की एक जज जिसका परिवार कोलकाता में रहता है, उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, अपने को केस से अलग कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की जज है, लेकिन उनको पता है कि उनकी फैमिली तो कोलकाता में रहती है और वहाँ टीएमसी वाले क्या हाल करेंगे उनका। तो ममता बनर्जी ने एक दहशत क्रिएट की है, और वो दहशत न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों में है, वो प्रशासन के लोगों में है, वो पुलिस के लोगों में भी है कि टीएमसी के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। और ये जो है, इसका उलट कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भले ही दहशत ना हो, मुख्य कार्यकर्ताओं में दहशत भले ही ना हो कि वो टीएमसी के गुंडागर्दी से डर जाएं, लेकिन आम पब्लिक पूरी तरह डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल में हुए सभी चुनावों में हाल देखा है कि वोट डाल दिया अगर जबरदस्ती तो क्या होता है और वोट के बाद क्या होता है। एक महिला है, उसका वीडियो में देख रहा था, उसकी एक फूल बेचने की दुकान है, वहाँ से मोदी जी का रोड शो निकल रहा है, अमित शाह का रोड शो था शायद, और उस महिला ने कुछ फूल अमित शाह के ऊपर फेंक दिए स्वागत में। इसी बात से टीएमसी के गुंडों ने उसकी दुकान तोड़ दी, उसको मारा पीटा और वहाँ से भगा दिया। तो अब आप सोचें, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं मालदा कांड में, अब जो मामला है वो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है टीएमसी से। ममता बनर्जी कुछ भी कहे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में एक वीडियो पोस्ट की है और उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी है, जिसको ममता बनर्जी कह रही है कि वो AIMIM से जुड़ा हुआ है, मुफक्करुल इस्लाम, ये जो गिरफ्तार किया गया है, इसका शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। बांग्ला में लिखा है, और क्या लिखा है वो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। वो लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये जो मामला है मालदा का, ये पानी की तरह बिल्कुल साफ है। मालदा जिले में कुछ लोगों ने न्यायिक अधिकारियों और जो सम्मानित जजों, महिला समेत, इन पर जो जानलेवा हमला किया, उसकी मास्टरमाइंड ममता बनर्जी थी। यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में जजों को परेशान किया गया है। तृणमूल के जजों को तृणमूल ने जजों को बार बार निशाना बनाया है। कभी उन्होंने कोर्ट रूम में घुसकर उनको रोका, कभी कोर्ट रूम में नारे लगाए, हंगामा किया, न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट डाली। कभी तृणमूल के प्रवक्ताओं ने उन पर भद्दी भाषा का अपशब्द इस्तेमाल किया, कभी उनके घरों के सामने पोस्टर लगाए। धमकी, डराना, धमकाना वगैरह लगातार होता है। ममता बनर्जी ने उस आदमी पर, जिसके भड़काने वाला, जिसको बयान माना जा रहा है मौकफ़ रूप, उसको कई तरह के लेबल लगाने की कोशिश की है। यह सम्मानीय महिला झूठ फैला रही है जैसे कि वो महाराष्ट्र से आया हो, जबकि उसको बीजेपी की साजिश बता रही हैं, जबकि ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो पोस्ट किया है शुभेंदु अधिकारी ने, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो मुख्य साजिश करता है मुफक्करुल इस्लाम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है मालदा कांड के लिए, वो ममता बनर्जी की स्टेज पर उनके साथ दिखाई दे रहा है। इसमें एक पत्रकार हैं बहुत सीनियर, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है फ़ोटो, जिसमें ये जो मुख्य आरोपी है इसको बताया है कि ये मालदा का वोटर है, टीएमसी के साथ खड़ा है, टीएमसी के नेता के साथ उसका सौगत राय के साथ फ़ोटो है। और आप देखिए इसमें तृणमूल का उसने कार्ड ले रखा है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी ये बता रहे हैं कि मालदा में उसकी वोट है, उसके बावजूद भी वो सड़क जाम करवा रहा था, मतलब पूरा एजेंडा था। वोट नहीं कटी उसकी, वो वोटर है, उसके बावजूद भी हल्ला कर रहा है। नवनिर्माण का नया आसमान, योगी के नेतृत्व में उड़ता उत्तर प्रदेश। जो सपना दशकों तक फाइलों में दबा रहा, उसे योगी सरकार ने हकीकत में बदल दिया। उत्तर प्रदेश, जहां कभी विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती थी, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक का गवाह बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपने से साकार तक। 28 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह था उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का
ए लॉ। योगी आदित्यनाथ फैसले लेने वाला नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2003 से अटकी परियोजनाओं को गति मिली। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक रिकॉर्ड समय में काम हुआ। हर बाधा को हटाकर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा गया। यह दिखाता है कि जहां मजबूत नेतृत्व होता है वहां विकास रुकता नहीं बल्कि दौड़ता है। आंकड़े जो बताते हैं यूपी की ताकत, तो फेज 1 की क्षमता की बात करें तो 1.2 करोड़ लगभग 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। तो वहीं निवेश की अगर बात करें तो अब तक के निवेश 11,282 करोड़ रुपए। शुरुआत अप्रैल से मई 2026 में घरेलू उड़ानें मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभावित सितंबर 2026 से चालू हो जाएगी। भविष्य एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की 4 फेज में होगा विकास और कुल क्षमता 70 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा को नई पहचान देगा। निवेश, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी प्लस योगी यानी डबल इंजन की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जो वादा वर्षों पहले किया गया था उसे जमीन पर उतारने का काम इस डबल इंजन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ग्रोथ इंजन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में तेजी, हर दिशा में विकास। और इसी के साथ ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये योगी सरकार के संकल्प, साहस और सुशासन की उड़ान है। नया उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, अब उड़ान भर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और ममता बनर्जी के ही तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा है और 2 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से ये सबूत जब रखे जाएंगे तो एक सवाल उठेगा सीजेआई साहब के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि इन कंडीशन में क्या निष्पक्ष चुनाव बंगाल में हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। तब क्या किया जाए? तो सबसे पहले सरकार भंग की जाए, इन सब की सुविधाएं खत्म की जाएं और जो पुलिस है उसको साइड किया जाए और केंद्रीय फोर्स के हवाले पूरा बंगाल किया जाए। उसके लिए चाहे 200 कंपनी, 500 कंपनी, 1000 कंपनी लगानी पड़े, लेकिन बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, निष्पक्ष होना। तो ये जनता की मांग भी है, समय की मांग भी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है ये देखना होगा, लेकिन पब्लिक की मांग यही है। आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय रखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।